नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत साथियों स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसका पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूं। और यह पाठ्यक्रम कौन सा है? अब चूंकि परीक्षा 3 चरणों में होगी, आपको पता है, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरी मुख्य परीक्षा होगी और तीसरे चरण में जाकर आपका साक्षात्कार होगा। ध्यान रखिएगा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है वह 2 पार्ट में है। एक जीएस मतलब सामान्य अध्ययन, दूसरा आपका वैकल्पिक विषय, जिस विषय से आप शिक्षक बनने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 120 क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से, 9 क्वेश्चन वैकल्पिक विषय, अर्थात वह विषय जो आपकी मुख्य परीक्षा में है। मुख्य परीक्षा कहने का मतलब कि जिस विषय से आप अध्यापक बनना चाहते हैं, जिस विषय का अध्यापक बनना चाहते हैं, उसी से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में 90 क्वेश्चन आएंगे और फिर मुख्य परीक्षा में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा के 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे वे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। और मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा होगी, उसको आपको लिखना होगा, वहां ऑब्जेक्टिव नहीं है, वहां सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस एक ही है, पाठ्यक्रम एक ही है, प्रारंभिक परीक्षा के वैकल्पिक विषय का और मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी उसका भी, दोनों का सिलेबस सेम है। और यहीं से सभी प्रश्न, मतलब इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रश्न बनेंगे वे सभी बनेंगे, ठीक है। और संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वह 5 इकाइयों में विभक्त कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिख दिया प्रारंभिक, वैकल्पिक विषय और मुख्य अर्थात लिखित परीक्षा संस्कृत पाठ्यक्रम, ठीक है ना। और यह भी बताऊंगा कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसको किस मीडियम में, अर्थात संस्कृत या हिंदी, किस माध्यम में आपको उसका आंसर करना है, उत्तर लिखना है, वह भी बताऊंगा। कितने प्रश्न मुख्य परीक्षा में होंगे आपके विषय में, वह भी बताऊंगा। परीक्षा का पैटर्न क्या है वह भी, और इससे संबंधित संपूर्ण जो है यहाँ पर जानकारी आपको मैं देने के लिए आया हूँ, ठीक है। आइए पहली इकाई देखते हैं। पहली इकाई में आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है संस्कृत वाङ्मय का सामान्य परिचय। संस्कृत वाङ्मय का सामान्य परिचय, इसके अंतर्गत का पॉइंट देखिए, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, ठीक है ना। सबसे पहले संस्कृत वाङ्मय का संपूर्ण, मतलब पूरा जो संस्कृत जगत है, संस्कृत का जो साहित्य कह लीजिए या संपूर्ण वाङ्मय कह लीजिए, जितने भी हैं, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, लौकिक साहित्य हो, जो भी चीजें हैं सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उस संस्कृत वाङ्मय का सामान्य परिचय, और उसमें भी वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पहला पॉइंट है। इसके अंतर्गत वेदों का काल। एक चीज मैं आपको और बहुत क्लैरिटी से, स्पष्टता से बता देना चाहता हूं कि जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस है उसी का संक्षिप्त सिलेबस यहां पर उपस्थित किया गया है। वहां पर आप देखेंगे इकाई 1 में भी तो यही है, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, और उसमें भी वेदों का काल पहला आपका आएगा, ठीक है। तो कुछ भी अलग नहीं, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं बहुत आसानी से इस परीक्षा को टॉप कर सकते हैं। उत्तीर्ण करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टॉप करने की बात कर रहा हूं। अब वेदों के काल में भी किन किन आचार्यों या किन किन विद्वानों के अनुसार वेदों के कालों को हमें पढ़ना है वह देखते हैं। पहला है मैक्स मूलर, दूसरा ए वेबर, तीसरा जैकोबी, फिर आगे है चौथा एम विंटरनिट्ज, और 5वें हैं बाल गंगाधर तिलक एवं परंपरागत भारतीय विचार, जो ट्रेडिशनल विचार हैं, चाहे वो दयानंद सरस्वती जी हों या अन्य जो भी हैं, उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वेदों के कालों के अंतर्गत ये 5 विद्वानों को पढ़ना है। बात समझ भाई? अब आगे बढ़ते हैं। और ये आपका यूनिट जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत का जो विषय है उसका यूनिट 1 है, सेम ये हूबहू वही यहां पर दे दिया गया है। फिर इसी इकाई में पॉइंट का में संहिता साहित्य, जिसमें 4 वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। संहिता साहित्य करने से मतलब है ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्ववेद संहिता, ये आ जाएगा। फिर ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और
वेदांग साहित्य, ये चार ये चार भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, अध्ययन करने हैं। सामान्य परिचय कहा है, विशेष परिचय नहीं, ध्यान रखिएगा। अब आइए इसकी खा पॉइंट देखते हैं। संस्कृत वांग्मय का जो सामान्य परिचय है, इसका खा पॉइंट है इसमें। अब यही देखिए ना, ये सेम सिलेबस जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के इकाई 3 में है, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ खा में है। तो प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा दर्शन के संदर्भ में, ठीक है, मीमांसा दर्शन पढ़ने हैं। ये आपके 8 जो है, 8 क्या 9 दर्शन आपके हैं, ठीक है ना। वेदांत दर्शन भी आप सामान्य परिचय में डाल लीजिएगा, ठीक है ना। जिसको क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसा, मतलब पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों पढ़ना है, ठीक है ना, दोनों का अध्ययन करना है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। तीसरा जो ग पॉइंट है, इसमें व्याकरण शास्त्र का सामान्य परिचय। देखिए, पहले वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, फिर दर्शन साहित्य का सामान्य परिचय, अब व्याकरण साहित्य का। व्याकरण आप जानते हैं यूनिट 5 जो है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ में, वहां पर व्याकरण साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना था। उसमें भी सबसे पहले व्याकरण शास्त्र के प्रमुख आचार्यों का वहां परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके लिए देखिए, संस्कृत दर्पण पुस्तक के अलावा और कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो इस परीक्षा की तैयारी में आपको टॉप करवा सके, ठीक है ना। इसलिए मैं पुस्तक भी बता दे रहा हूं, उसका स्लाइड में जो है उसका इमेज में लेके नहीं आया। संस्कृत दर्पण है, डॉक्टर शेषनाथ मिश्र, अर्थात मेरे द्वारा ही लिखी गई है। उसका नया एडिशन खूब चल रहा है लोगों के बीच में, तो आप लोग भी बिना इधर उधर दिमाग लगाए उसको ले लीजिए। इस सारा सिलेबस वाइज टू द पॉइंट सब कुछ है वहां पर, ठीक है ना। तो व्याकरण शास्त्र का सामान्य परिचय में क्या है, पहले आचार्य पाणिनि, दूसरे कात्यायन, तीसरे पतंजलि, चौथे भर्तृहरि, पांचवें वामन जयादित्य, छठे कैयट, सातवें भट्टोजी दीक्षित, आठवें नागेश भट्ट, नौवें जैनेन्द्र और 10वें शाकटायन, ठीक है। इन आचार्यों को, व्याकरण के आचार्यों को पढ़ना है। ये सामान्य परिचय में चल रहा हूं। अब घा देखिए, घा पॉइंट, कवि एवं काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय, ठीक है ना, मतलब संस्कृत साहित्य के कवियों या आचार्यों का परिचय कहिए, और उसके बाद काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय। ये घा पॉइंट के अंतर्गत हमें क्या करना है, इसका अध्ययन करना है। आइए देखते हैं। कवि का सामान्य परिचय मैंने अलग से पॉइंट दिया, इसीलिए अभी किन कवियों का परिचय पढ़ना है, वाल्मीकि, वेदव्यास आदि कवि आप जानते हैं, वाल्मीकि जी हैं, रामायण इन्होंने लिखा, तो इसीलिए सबसे पहले वाल्मीकि, वेदव्यास, भास, तीसरे हैं, चौथे हैं अश्वघोष, पांचवें कालिदास, छठे शूद्रक और सातवें विशाखदत्त। आइए कुछ और भी हैं। आठवें, यह देखिए, फिर से एक बार मैं कर रहा हूं, विशाखदत्त हो गए ना, शूद्रक के बाद विशाखदत्त, वाल्मीकि, वेदव्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, ठीक है। फिर भारवी, माघ, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, अंबिका दत्त व्यास, पंडिता क्षमा राव। अंबिका दत्त व्यास और पंडिता क्षमा राव ये आधुनिक संस्कृत साहित्य के आचार्य हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हमें सामान्य परिचय जानना है। सामान्य परिचय में भाई जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कौन से विशेष पुरस्कार या कौन सी विशेष उपाधियां हैं, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, किस पर आधारित हैं, इत्यादि विषय जो है हमें पढ़ने पड़ते हैं, मतलब उनका अध्ययन करना होता है। आइए, काव्यशास्त्र इसमें था, तो काव्यशास्त्र के 6 संप्रदायों को पढ़ना है। पहला है रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा है रीत संप्रदाय, चौथा है ध्वनि संप्रदाय, पांचवा है वक्रोक्ति संप्रदाय, छठा है औचित्य संप्रदाय, ठीक है ना। रस संप्रदाय जानते हैं आप किसका है, भरत मुनि का है, ठीक है। अलंकार भामा, रीति संप्रदाय किसका है बताइए, वामन का। वक्रोक्ति ध्वनि आनंदवर्धन है, इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय औचित्य क्षेमेंद्र, ठीक है ना, औचित्य संप्रदाय का आचार्य क्षेमेंद्र। अब आइए इकाई 2। अब आपने जो देखा था कि वैदिक वाङ्मय का जो सामान्य परिचय देखा था, उसमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पहला था, उसमें जो क वाला पॉइंट था अब वही यूनिट 2 हो गया है, ख वाला यूनिट 3 हो जाएगा, ग वाला यूनिट 4 हो जाएगा और घ वाला यूनिट 5 हो जाएगा। उसी को इन्होंने एक्सपेंड किया है। अब उसका विशिष्ट अध्ययन करना है। तभी सामान्य अध्ययन हमने किया, अब विशेष अध्ययन करना है। आइए देखते हैं इकाई 2 वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय में क्या पढ़ना है, निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। पॉइंट 1 का
का में निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। ठीक है, पहले सबसे पहले ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के 6 सूक्त आपको पढ़ने हैं। अग्नि सूक्त 1.1, वरुण सूक्त 1.25, हाँ, इंद्र सूक्त 2, 12 या कहिए 2.12, हिरण्यगर्भ सूक्त 12, 181 और 12.181 मतलब 12 नहीं 10 है, 10 हिरण्यगर्भ जो है 10वें मंडल का 121वां सूक्त। वाक सूक्त 10वें मंडल का, ऋग्वेद के 10वें मंडल 125वां सूक्त। नासदी सूक्त 10वें मंडल का 129वां सूक्त। ठीक है ना। अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। वरुण सूक्त प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इंद्र सूक्त द्वितीय मंडल के 12वां सूक्त है। ठीक है ना। हिरण्यगर्भ 10वें मंडल का 121वां सूक्त। ये जो है, और फिर शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त पढ़ना है आपको। ठीक है ना। और उसका भी अध्याय 34 के 1 से 6 मंत्र पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। शिव संकल्प सूक्त का 34वां अध्याय पढ़ना है और उसमें भी 1 से 6 मंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका खा पॉइंट देखिए, इकाई 2 का। इसमें ब्राह्मण एवं आरण्यक, इसको आपने ऊपर देखा था कि ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग साहित्य, संहिता साहित्य इत्यादि। अब देखिए आपको ब्राह्मण में भी कौन सा पढ़ना है, ऐतरेय ब्राह्मण। उस ऐतरेय ब्राह्मण में भी क्या पढ़ना है, क्या आपके सिलेबस, शुना, शेप, आख्यान। ये भी नेट JRF में आख्यानों में शुना, शेप और वांगमनस, वहाँ 2 आख्यान है, यहाँ पर आपको एक ही पढ़ना है। अगला अरण्यक देखिए, अरण्यक में देखिए ब्राह्मण से तो ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ना है, और अरण्यक में तैतरीय अरण्यक। ठीक है ना। इसमें भी द्वितीय प्रपाठक से, प्रपाठक का 1 से 10 तक ही आपको अध्ययन करना है। अगले स्लाइड में चलिए, गा का देखिए, इकाई 2 के गा। अब इसमें देखिए 2 उपनिषद पढ़ने हैं। यहाँ पर उपनिषद साहित्य है। इस उपनिषद में 2 पढ़ने, एक तो ईशावास्योपनिषद पढ़ना है। ठीक ना, ईशोपनिषद भी कहते हैं इसको। इसमें 18 टोटल मंत्र हैं। इन टोटल 18 मंत्रों को ही आपको सारा पढ़ना है। कठोपनिषद आइए दूसरा। अब इसमें कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद कठोपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद ईशावास्योपनिषद है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें प्रथम अध्याय पढ़ना है। ठीक है ना, और 3 बल्लियां पढ़नी है, ध्यान रखिएगा कठोपनिषद का। आइए आगे चलते हैं, वेदांग साहित्य देखते हैं। वेदांग साहित्य में निरुक्त है पहला घा, देखिए वेदांग साहित्य में निरुक्त है। निरुक्त का प्रथम अध्याय आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर है इसी घा में, मतलब इसी वेदांग साहित्य में पाणिनि शिक्षा भी है। तो पाणिनि शिक्षा का सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है, वर्णोच्चारण स्थान, वर्णभेद और प्रयत्न। वर्णोच्चारण स्थान, वर्णभेद, प्रयत्न, ये 3 पॉइंट यहाँ आपको पढ़ने हैं। ठीक है। आइए इकाई 3 देखते हैं। सॉरी, गला थोड़ा बैठ रहा है, माफी चाहता हूँ। अब आइए इकाई 3, आपने वहां देखा था का खा गा, वहां देखा था ना पहली इकाई का जो गा था आपका गा बिंदु, उसमें दर्शन साहित्य का परिचय था ना। आइए अब वही इकाई 3 में आ गया है। इकाई 3 में देखिए दर्शन साहित्य है, भारतीय दर्शन जो है, दर्शन साहित्य कहूँ या भारतीय दर्शन कहूँ, भारतीय दर्शन साहित्य कहूँ या सिर्फ दर्शन साहित्य, बात एक ही है। अब इसमें सिर्फ आपको 4 दर्शन पढ़ने हैं, 4 दर्शन के ग्रंथ पढ़ने हैं। कौन से, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का ग्रंथ एक है, सांख्य दर्शन पर आधारित एक ग्रंथ लिखा गया सांकारिका, ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, और इसमें एक टोटल 70 कारिकाएं हैं, इसमें 1 से 70 कारिका पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। फिर वेदांत दर्शन का ग्रंथ है वेदांत सार, सदानंद योगींद्र ने लिखा है, वह पूरा पढ़ना है। मीमांसा दर्शन का ग्रंथ है अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह आपको विधि निरूपण पर्यंत तक पढ़ना है। ठीक है ना। फिर है न्याय वैशेषिक ग्रंथ का ग्रंथ है तर्क भाषा, तर्क भाषा चौथा आपका पॉइंट जुघा है, तर्क भाषा पढ़ना है, उसमें भी अनुमान प्रमाण पर्यंत, अनुमान प्रमाण तक ही पढ़ना है। तो ये 4 दर्शन जो है, दर्शन के ग्रंथ आपको इकाई 3 में पढ़ने हैं। आइए इकाई 4 में देखिए, इकाई 4 में व्याकरण एवं भाषा विज्ञान है। तो आइए पहले व्याकरण के ग्रंथ को देखते हैं। का में महाभाष्य है, इसका पशपाशाहनिक ही पढ़ना है, उसमें भी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वह भी डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पर। पहला है शब्द परिभाषा, फिर शब्द एवं अर्थ का संबंध, तीसरा है व्याकरण के, तीसरे पॉइंट में व्याकरण के अध्ययन का प्रयोजन, चौथा है व्याकरण की परिभाषा, पांचवा है साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, और अंतिम है छठा व्याकरण पद्धति। ये सीधा यूजीसी नेट का ही सिलेबस उठा लिया गया है। ठीक है ना। अभी तक जो सिलेबस पहले रहता था जीडीसी का, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगले स्लाइड पे चलिए, अगली स्लाइड पे चलिए। अब इसमें आपने महाभाष्य देखा, अब संस्कृत व्याकरण महाभाष्य का ग्रंथ देखा व्याकरण में, अब देखिए व्याकरण का सिद्धांत कौमुदी। ठीक है ना।
जिसको भट्टोजी दीक्षित ने लिखा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इस ग्रंथ के अनुसार हमें कारक प्रकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कारक प्रकरण जो है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। फिर अब बाकी चीजें लघु सिद्धांत कौमुदी की, ये दोनों व्याकरण के ग्रंथ हैं, ठीक है ना, व्याकरण के ग्रंथ हैं। अब लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज ने लिखा है, आचार्य वरदराज ने। अब इसके अनुसार बाकी टॉपिक अब इसी के अनुसार पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले संज्ञाएं, संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, जिसमें संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, उपधा संज्ञा, पद संज्ञा, और फिर आगे देखिए विभाषा संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, निष्ठा संज्ञा। इतनी संज्ञाएं पढ़ने, अर्थात इतने संज्ञा सूत्र ही आपको पढ़ने हैं। फिर संधि आती है, अच संधि जिसको स्वर संधि भी कहते हैं, हल संधि जिसको व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि। ये 3 संधियां, और संपूर्ण पूरा पढ़ना ही नहीं कि कुछ इसमें लिमिटेड पढ़ना, सब कुछ ही पढ़ना है, सारी संधियां पढ़नी है, ठीक है ना। आइए समास में आपको अव्यय भाव होता है, अव्यय भाव लिखा है, ये अव्यय भाव है। तत्पुरुष, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये 4 समास आपको पढ़ने। चूंकि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 ही समास बताए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर 4 ही नाम है, नहीं तो आपको 5 भी देखने को मिल जाता है केवल समास को, ठीक है ना। खैर उन सब नहीं, इन्हीं 4 पे अपना फोकस करिए, ये आपके व्याकरण के समासों में है। फिर प्रत्यय देखिए, कृदंत में देखिए यहाँ तद्धित प्रत्यय नहीं लगा है, सिर्फ कृदंत ही लगा है। तव्य, तव्यत, अनियर दूसरा, तीसरा यत है, चौथा ण्यत है, 5वां क्यप है, 6ठा क्षत्रिय है, और 7वां शानच प्रत्यय है। फिर कत्व प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय, क्ता प्रत्यय, कत्वतो प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और नमूल प्रत्यय। इतने आपको कृदंत प्रत्यय पढ़ने हैं। फिर स्त्री प्रत्यय आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आपको स्त्री प्रत्यय में ही जो आपके जितने भी स्त्री प्रत्यय हैं वो सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ जगहों पर क्या करते हैं, वहाँ पर डिफाइन करते हैं, टाप, चाप, इस प्रकार से, नीब, नीश, गीप, इस तरीके से जो प्रत्यय हैं उनमें कुछ बता देते हैं, लेकिन यहाँ पूरे पढ़ने। अब देखिए सुबंत, मतलब जो शब्द रूप आप लोग कहते हो, सुप है अंत में जिसके, सुबंत उसे कहते हैं। आइए इसमें कौन कौन से रूप पढ़ने हैं? राम, हरि, सखी, रमा, मति, नदी, ज्ञान, वारी, मधु, अर्थात तीनों लिंगों में पढ़ने, ध्यान रखिए। राजन, विद्वस, ठीक है। फिर सर्वनाम शब्द रूप कुछ हैं, अस्मद, युष्मद, तत्, तीनों लिंगों में पढ़ना है। तीनों लिंगों समझ रहे हैं ना, तीनों मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये जितने भी शब्द रूप यहाँ दिए गए हैं, इनका जो हमें रूप तैयार करना है वह तीनों लिंगों में ही तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। आइए अब तिगंत देखिए, जिसको धातु रूप कहते हैं। अभी शब्द रूप हमने देखा, अब इसमें देखिए भू, एद, ये धातुएं मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी धातुएं पढ़नी है। भू, एध, अद, हु, दिव, शु, तुद, तन, क्री, रुध, क्रीं, चूर, ठीक है। तुद, तन, क्री, रुध, क्रीं, चूर, ये 12 धातु यहाँ दी गई। इन्हीं 12 धातुओं के धातु रूप हमें तैयार करने। अब आइए भाषा विज्ञान, ठीक है ना। यहाँ क्या था, संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान था ना, यह इकाई हमारी चौथी। अब इसमें भाषा विज्ञान के टॉपिक देखते हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, 2 प्रकार से जो वर्गीकरण है, आकृति मूलक एवं पारिवारिक मूलक, ठीक है ना। पारिवारिक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण एवं पारिवारिक वर्गीकरण, ये है। फिर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है ध्वनियों का वर्गीकरण। इसमें भी स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, ठीक है। अगला है मानवीय ध्वनि यंत्र, अगला टॉपिक है। ये तो सब टॉपिक थे ध्वनियों के वर्गीकरण में। अब अगला सब टॉपिक है ध्वनि परिवर्तन के कारण, ठीक है ना। ध्वनि परिवर्तन के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। फिर ध्वनि नियम, ध्वनि नियम में भी सिर्फ 3 नियम पढ़ने, ग्रीव नियम, ग्रासमान नियम, वर्ण नियम। फिर अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, ये भी वही यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। और फिर अगला आपका टॉपिक है भारोपी परिवार का सामान्य परिचय। फिर है वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक में अंतर। फिर अंतिम पॉइंट है भाषा विज्ञान का कि भाषा तथा बोली में अंतर है। ये तो आपका भाषा विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक रहा। अब इकाई 5 आते हैं, अंतिम इकाई है, ठीक है ना, काव्य एवं काव्य शास्त्र। काव्य कहने से महाकाव्य, नाट्य ग्रंथ इत्यादि जो है पढ़ने हैं हमें, ठीक है ना। आइए सबसे पहले काव्य एवं काव्य शास्त्र में, सबसे पहले काव्यों में देखते हैं हमें क्या पढ़ना। सबसे पहले पद्य पढ़ना, पद्य में भी 4 ग्रंथ पढ़ने हैं। मेघदूतम, पूर्व मेघ ही, क्योंकि मेघदूत जो है पूर्व मेघ उत्तर मेघ दोनों है। अब मेघदूत यूजीसी नेट में नहीं है,
ठीक है ना। लेकिन और जो परीक्षाएं हैं उसमें हैं, चाहे वो DSSB का हो, चाहे PGT वगैरह का हो, इसमें सब है यूपी के। आइए, तो मेघदूतम पूर्व में कालिदास जी ने लिखा, किरातार्जुन भारवी द्वारा लिखा, इसका सिर्फ प्रथम सर्ग ही पढ़ना जिसमें 46 श्लोक हैं। शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग है, इसको माघ ने लिखा है, यह पढ़ना है। नैषधेय चरितम श्रीहर्ष ने लिखा है और इसका प्रथम सर्ग ही आपको पढ़ना है। आइए गद्य में, गद्य काव्य में देखते हैं। पद्य काव्य में 4 और गद्य काव्य में सिर्फ 3। दश कुमार चरितम दंडी का अष्टम उच्छ्वास, ठीक है ना, इसका मात्र 8वां उच्छ्वास ही पढ़ना है। कादम्बरी शुकनासोपदेश, कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है और इसका जो शीर्षक, हमें जिस शीर्षक का हमें अध्ययन करना वह है शुकनासोपदेश। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है, पर इसका प्रथम निश्वासी हमें पढ़ना है, इसका अध्ययन करना, ठीक है ना। आइए फिर नाट्य ग्रंथों में देखिए कौन कौन सा पढ़ना है। पहला है स्वप्नावदत्तम, जानते हैं भास द्वारा लिखा गया है, संपूर्ण पढ़ना 6 अंक हैं इसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके प्रथम से लेकर 4 अंक ही आपको पढ़ने हैं, अध्ययन करने हैं। उत्तरम चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी द्वारा ही लिखा है। उत्तरम चरितम भवभूति का है, इसके पहले से 3 अंक, प्रथम मतलब टोटल 7 अंक हैं इसमें शुरू के पहले से लेकर तीसरे अंक तक ही आपको इसका अध्ययन करना है इसमें। वृक्षकटकम, यह प्रकरण ग्रंथ है शूद्रक का, तो इसका केवल तृतीय अंक हमें पढ़ना। फिर रत्नावली है, रत्नावली जो है हर्षवर्धन की है और इस पूरी पढ़नी है, नाटिका है। आइए फिर इसी का अगला पॉइंट था ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत हमें अध्ययन करना है काव्य शास्त्र में, ठीक है ना। ये तो सब काव्य चल रहा था। काव्य शास्त्र के अंतर्गत जब आएंगे तो काव्य शास्त्र में ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत और फिर काव्य प्रकाश के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना। और काव्य प्रकाश के अनुसार अलंकार का टॉपिक पढ़ना है, मतलब जो अलंकार हमें पढ़ने अध्ययन करने हैं वो काव्य प्रकाश के ही अनुसार पढ़ने हैं। आइए काव्य प्रकाश में कौन कौन से टॉपिक हैं वो देखिए। सबसे पहले तो काव्य की परिभाषा है, काव्य परिभाषा तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः काव्य है ना। फिर काव्य का प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ठीक है ना। अविधा लक्षण व्यंजना आप जानते हैं। रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस का क्या स्वरूप है और भरत मुनि का जो रस है वह। फिर काव्य गुण, ठीक है ना। ये 8 टॉपिक आपको यहाँ काव्य प्रकाश के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। फिर काव्य प्रकाश के ही अनुसार कुछ प्रमुख अलंकार पढ़ने हैं। वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, समासोक्ति, अपनुति, निदर्शना, अर्थांतर न्यास, ठीक है। ये 11 इधर हो गए और इधर देखिए 12वां है दृष्टांत, 13वां है विभावना, 14वां है विशेषोक्ति, 15वां है स्वभावोक्ति, 16वां है विरोधाभास, 17वां है संसृष्टि, 18वां है संकर अलंकार। ये 18 अलंकार आपको पढ़ने हैं किसके अनुसार? काव्य प्रकाश के अनुसार, साहित्य दर्पण के अनुसार। काव्य प्रकाश किसने लिखा? आचार्य मम्मट जी ने। अब इसका अब इकाई 5 का और पूरे पाठ्यक्रम का जो अंतिम टॉपिक हुआ है दश रूपक, किसने लिखा? धनंजय ने लिखा है। उनके भाई धनिक ने उस पर टीका लिखी है। इसमें 4 प्रकाश हैं, लेकिन हमें अध्ययन किन प्रकाशों का करना है? प्रथम एवं तृतीय प्रकाश, पहले और तीसरे प्रकाश का ही अध्ययन हमें जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस रहा आपका जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर। अब कुछ विशेष बात है। विशेष बात क्या है? मुख्य परीक्षा हेतु संस्कृत अथवा हिंदी माध्यम रहेगा। जो मुख्य परीक्षा आप जब देंगे, लिखित मुख्य परीक्षा मतलब लिखित परीक्षा आप देंगे संस्कृत की, तो वह जो है 2 ही माध्यम में उस परीक्षा को आपको लिखना है, ठीक है ना। लिखित परीक्षा में 2 ही माध्यम आपको अपनाना है, एक तो हिंदी माध्यम, दूसरा संस्कृत माध्यम। लेकिन उसमें भी कुछ विशेष स्पेसिफाई है, डिफाइन कर दिए हैं, परिभाषित कर दिए हैं भाई किन क्वेश्चन का आंसर संस्कृत में करना है और किन का हिंदी में करना है। मतलब कंपलसरी है संस्कृत में करना, ऐसा नहीं ओमना नहीं कर रहे हैं। टोटल जो मुख्य परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 20 होगी, और जो आपका एक ही पेपर होगा उस पेपर में 2 खंड होंगे, प्रथम खंड, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 10 क्वेश्चन होंगे, खंड बा में भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो खंड आ में जो 10 क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे, और उन एक प्रश्न का उत्तर जो है 125 शब्दों में लिखना है। और खंड आ से अर्थात जो खंड आ से 10 प्रश्न होंगे उनमें से 2 प्रश्न, और फिर खंड बा में भी 10 प्रश्न होंगे, लेकिन एक प्रश्न यहाँ 12 नंबर का होगा, ठीक है। और यहाँ शब्द सीमा जो है आंसर लिखने की, प्रत्येक प्रश्न की जो उत्तर लिखने की शब्द सीमा निर्धारित की गई वह 200 शब्द हैं, ठीक है ना। तो इस खंड बा से भी 2 क्वेश्चन, 10 में से 2 क्वेश्चन, तो खंड आ से 2 क्वेश्चन, खंड बा से 2 क्वेश्चन, मिलाकर कुल टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। इन्हीं 4 क्वेश्चन का उत्तर आपको संस्कृत में देना अनिवार्य है।
ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संस्कृत में इनका उत्तर लिखना अनिवार्य है। बाकी 16 क्वेश्चन का उत्तर आप चाहे हिंदी में लिखें, चाहे उनका भी आंसर आप संस्कृत में लिख डालें, इससे आयोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे साथी जिनको जो पीएचडी कर लिए हैं या बहुत मतलब सारी योग्यता ले ली हैं, परंतु चूंकि संस्कृत मीडियम में पढ़ाई नहीं होती, या कह लीजिए कि आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती होगी उनको, जैसा भी मैं नहीं कर रहा हूँ का ज्ञानी है क्या है वो नहीं जानबूझ के जानते, तो वो संस्कृत लिखना नहीं जानते, ये भी एक सच्चाई है। संस्कृत अनुवाद करना उनको नहीं आता है, तो उनके लिए भी यह बहुत आसान है कि भाई चलो 4 क्वेश्चन तो आप संस्कृत में लिख लीजिए, बाकी 16 क्वेश्चन का अपना आंसर जो है हिंदी माध्यम में ही दे डालिए। तो साथियों ये रहा। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह संस्कृत दर्पण है, चौखंबा ओरिएंटालिया से छपी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस पुस्तक को आंख मूंद के लिए इसके साथ ही साथ जो है आपको क्या करना है, परीक्षा दर्शन एक प्रश्न, एक जो है भारतीय दर्शन के प्रश्नों का क्या है, व्याख्यात्मक हल है, ठीक है, उसको भी ले लीजिएगा। अब इसकी तैयारी जो है आपको दो तरीके से करनी, एक तो ऑब्जेक्टिव तरीके से भी, एक सब्जेक्टिव, मतलब आपको लिखने की भी जो है प्रैक्टिस करनी है, और ऑब्जेक्टिव मतलब फैक्चुअल चीज़ें भी तैयार करनी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज आपके साथ जो है यह महत्वपूर्ण विषय मैं डिस्कस कर दिया हूँ, और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, इस लेक्चर को पहुंचाइए, ठीक है ना। इस सेशन को अपने साथियों तक भी साझा करिए। और आपको जैसी कि मैं सूचना फिर दे रहा हूं कि चाहे वह यूपी जीडीसी हो, चाहे यूपी अल्टीग्रेड हो, चाहे यूपी जीआईसी हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी या एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हो, इनके सभी वीडियो जो है फ्री में जो है, मतलब इनकी पूरी क्लासेज जो है फ्री में चाणक्य इंस्पायर इंडिया के चैनल पर उपलब्ध रहेगा। ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, और साथ साथ जो जीआईसी या एल्टीग्रेड या यूपी जीडीसी में जो जीएस का पार्ट है उसके भी वीडियो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ठीक है ना, तो ओवरऑल आपकी तैयारी की करवाई जाए, उसके बाद फिर बाद में इंटरव्यू की तैयारी हम लोग करवाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर मुझ तक भेजिए, ठीक है ना। ये हमारे लिए प्रोत्साहन होता है। और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।